निफ्टी पे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि उनकी स्टॉक पिक्स कहाँ पर आ रही हैं, कहाँ पे है उनकी नज़र। और अक्षय, गुड आफ्टरनून, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए कौन से स्टॉक कॉल्स हैं आपके। गुड आफ्टरनून सृष्टि और डिम्पी जी। और मेरा मार्केट पे भी व्यू है कि एक चौपी दौर है, तो यहाँ पे जो स्टॉक चुनना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही मुश्किल काम है। तो सिर्फ एक स्टॉक चुना है आज मैंने, क्योंकि जिसमें क्लैरिटी है उसी के साथ मैं रहना चाहता हूँ। वो स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो डिफेंस स्पेस से है। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर आप देखें तो डिफेंस क्षेत्र गए 3 महीने से काफी पिटा हुआ या अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। और आज अगर आप एक्शन देखें रादर गए 3 दिन में, तो 4200 का एक बेस बनने का क्लैरिटी मिल रहा है मुझे HAL में। और यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अगला दौर जल्दी एक मोमेंटम से ये स्टॉक चलता हुआ दिखेगा, जिसके चलते आपको HAL ऊपरी स्तर में 4610 और 4645 ये दो टारगेट छू सकता है अक्टूबर महीने में। तो ये टारगेट क्या प्रोजेक्शन है, उसके हिसाब से आप बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 4397। ऑलराइट, तो HAL यहाँ से उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, तो इस काउंटर पे आप ज़रूर फोकस करिए। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और ओशो, आपसे भी समझना चाहेंगे कि देखिए आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी पे नज़रिया जाना, पर स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कहाँ पर हैं आपकी। वेरी गुड आफ्टरनून जी। देखिए, सबसे पहला जो मेरा कॉल है, वो पहला जो कॉल है वो पावर सेक्टर से है। पावर ग्रिड में अगर हम देखें तो अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हो रहा है। एंड अगर मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि पावर ग्रिड अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। इससे पहले जो जून की वोलेटिलिटी आई थी उसमें 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट हुआ था। एंड वापस से अभी हुआ है 365 के बाद, करेक्ट होने के बाद। तो मेरा मानना है कि टेक्निकल पैरामीटर्स काफी स्ट्रांगली ओवरसोल्ड पैरामीटर्स में पहुंच गए हैं। एंड यहाँ से एक स्ट्रांग टर्न अराउंड फैक्टर देखने को मिल सकता है। सो पावर ग्रिड पे बाई की सलाह है। करंट लेवल्स पे 332 333 का करंट भाव चल रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करके चले। नीचे का स्टॉप लॉस है 325 का, जो कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए पावर ग्रिड को। सो 325 के स्टॉप लॉस से काउंटर को बाई करें। एंड हायर लेवल्स पे 349 का इमीडिएट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट काउंटर है बैंकिंग स्पेस में है। बैंकिंग अभी हमें वापस से एक बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बैंकिंग में अगर हम देखें, इंडसइंड बैंक स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है रिसेंट पीरियड में। एंड आज का जो कैंडल फॉर्मेशन है वो एक इनसाइड बार फॉर्मेशन है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन बोला जाता है टेक्निकल लेवल्स पे। तो आज का के फॉर्मेशन के हिसाब से मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी स्ट्रांग है इंडसइंड बैंक में। करंट लेवल्स पे बाई करके चलना चाहिए। 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इस जोन के नीचे जाना मुझे अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है इंडसइंड पे। सो 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। हायर लेवल्स पे इमीडिएटली 1420 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट है जो आपके सामने अलग अलग स्टॉक्स के तौर पर मिल रहा है। मयूरेश जोशी भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी ज़रा करते हैं बातचीत। मयूरेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। देखिए, ओवरऑल मार्केट तो है रेंज में, लेकिन रेंज के बीच की भी चर्निंग काफ़ी अच्छी हो रही है। और कई बार तो इन्वेस्टर्स चाहते ही हैं कि मार्केट रेंज में रहे, ताकि उस चर्निंग का बेनिफिट उनके अकाउंट्स में आ पाए। नहीं तो फिर फोमो आ जाता है, ज़्यादा चलेगा तब फियर ऑफ मिस आउट होता है, अगर कम हो जाएगा तब भी फियर ऑफ मिस आउट होता है कि ऊपर से बेचा क्यों नहीं। तो एक डिसिप्लिन बॉय कंसोलिडेशन में एथिकली रिटेलर्स ज़्यादा पैसा बनाता है। तो एक बार आपका जरा व्यू पॉइंट चाहिए, सेक्टोरियल चर्निंग में कौन से स्ट्रांग हैं और कौन से वीक सर। आफ्टरनून डिम्पी जी, पहले तो रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। नेशन हैज लॉस्ट अ ट्रू आइकॉन, जो विजनरी थे, फिलॉन्थ्रोपिस्ट थे। दूसरी चीज, आई थिंक जहां तक आपका सवाल रहा है, चर्निंग इज हैपनिंग ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। जब मार्केट से एक वॉलेटाइल फेज में, कंसोलिडेशन फेज में जाता है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है टू प्रोबेबली लुक एट डिफेंसिव्स। और इसलिए आई थिंक जो आईटी क्षेत्र है, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा रुझान ठीक ठाक लग रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक नंबर्स कैसे पैन आउट होते हैं ये देखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होगा, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज कैसे रहती है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ द फेड रेट कट,
रिवाइवल इन BFSI, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेंचर की जो पॉजिटिव कमेंट्री थी, और काफी कंपनीज यही दर्शा रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद आईटी कंपनी के रिजल्ट्स लिटिल बिट बेटर रह सकते हैं। तो आई थिंक मैक्रोज और माइक्रोज एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न शायद आईटी सेक्टर को सपोर्ट करे। दूसरा, आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज वन सेक्टर जहां पे बिल्कुल फोकस रखना चाहिए, और हमें लगता है आई थिंक विद बेटर मॉनसून्स जो expectations है in terms of rural discretionary spending coming back with a bang, specifically second half of this year से, यानी जो तीसरे तिमाही के नतीजे आएंगे वहां से आई थिंक एक ठीक ठाक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में इजाफा देखा जा सकता है। तो आई थिंक a few of the QSR players as an example, certain jewelry stocks, apparel stocks, ये बिल्कुल फोकस पे रहने चाहिए as these consumer trends evolve. Last but not the least, जहां तक अर्निंग्स का सवाल रहा है, for a few of these domestic कैपिटल गुड स्ट्रोक इंफ्रा कंपनीज, यहाँ पे मुझे लगता है आई थिंक एक अच्छा ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगा। तो विद इन दिस स्पेसेस आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स है सीमेंट कंपनियों के बीच में एज एन एग्जांपल शुड स्टार्ट शोइंग डिसेंट अर्निंग्स रिकवरी Q3 से। और कहीं ना कहीं आई थिंक वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो मेरी फेवरेट थीम रही है, इस पे बिल्कुल फोकस किया।